बच्चों, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। मैं एस.सी. श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर, आज मैं आपको कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताने वाला हूं। इसके पहले मैंने कूलॉम्स लॉ को स्केलर फॉर्म में या अदिश के रूप में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको समझने के लिए थोड़ा वेक्टर एनालिसिस भी आना चाहिए, और वो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी है, और थोड़ा सा रिवीजन भी मैं देने वाला हूँ। देखिए, यहाँ दो चार्जेस Q1 और Q2 हैं, और इन दो चार्जेस में Q1 और Q2 A और B पोजीशन पर है। तो अगर कहा जाए A और B का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो ये OA और OB होगा, जिसकी वैल्यू मैंने R1 और R2 ले रखी है। इसके बाद आप ये देखते हैं कि एक त्रिभुज में अगर आपको त्रिभुज का नियम लगाना हो तो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BO वेक्टर इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। यहाँ AB इक्वल टू फाइंड करते हैं तो आपने देखा कि ये इस तरह से मिल जाएगा। BO का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो OB माइनस OA। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ मैंने सारी वैल्यूज जो यहाँ पे ली थी उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है। आप ध्यान से अगर देखें तो R2 माइनस R1 को मैंने R21 से रिप्रेजेंट किया है। इस R21 से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये कि किसमें से किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। अब आप ये देखिए कि यहाँ मैंने ज़बरदस्ती माइनस कॉमन ले लिया और फिर इसको रिप्रेजेंट किया। तो इसको जो रिप्रेजेंट किया है वो देख रहे हैं R12, यानी R21 इज इक्वल टू माइनस R12 के होता है। ये पूरा पूरा वेक्टर है। अब जरा देखिए कि इसको हम लोग कैसे अपने इस कूलॉम्स लॉ में फोर्स को डिफाइन करेंगे। आप देख रहे हैं कि दोनों पर सेम नेचर का अगर चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन में आप देख रहे हैं कि Q1 पर फोर्स F12 लग रहा है और Q2 पर फोर्स मैंने लिखा है F21। इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू दिस। यहाँ मैंने लिख भी दिया है। इसी तरह से फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 चार्ज F21। और अगर यहाँ AB का पोजीशन वेक्टर A से B की ओर ले जाएंगे, यानी यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टुवर्ड्स Q2, Q1 टुवर्ड्स Q2 तो R12 से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी तरह से B से A की ओर ले जाएंगे तो R21 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि आपने देखा है कि जो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो सिंपली F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर से। ये इसका एक तरह से स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। अब अगर इसी को हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। F21 ले लिया, सपोज दैट अगर F21 लेंगे आप तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्केलर फॉर्म में है। इसका मतलब हुआ इसको हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पूरे स्केलर वैल्यू को किसी एक वेक्टर से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ मैंने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है।
इसका अर्थ ये निकलता है कि इसके मैग्नीट्यूड पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? तो जैसे यहाँ मैंने 2-1 लिया, 2-1 का डायरेक्शन ये है, देख रहे हैं, 2-1 का डायरेक्शन ये है और यही डायरेक्शन R12 का है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर R12 होना चाहिए। अब इसे चाहे तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R वेक्टर 12 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, जो आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। 12 को रिप्रेजेंट करना हो तो आप देखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R21 हो जाएगा यहाँ, और इधर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे R21। आपको पता है कि ये यूनिट वेक्टर है, आपको पता है कि R21 इज इक्वल टू R12, या आप ऐसे कह सकते हैं R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, और यहाँ माइनस रहेगा तो R12 यहाँ भी यूनिट वेक्टर और माइनस। तो अगर मैं इस जगह पर ये वैल्यू को चेंज कर दूं और चेंज करके इस तरह से लिख दूं, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इस जगह पर जो F21 है आप देख रहे हैं, इसको इस तरह से लिख दिया जाए, R21 और स्क्वायर कर दें इंटू R21, इस तरह से स्क्वायर कर दें। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो वैल्यू रखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ माइनस आ जाएगा। अब अगर इस पूरे वैल्यू को आप ध्यान से देखें तो F12 के इक्वल है। इट मीन्स F21 इज इक्वल टू माइनस F12। इससे क्या पता चला कि ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ को पूरी तरह से फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि अगर ये दोनों चार्जेस Q1 Q2 सेम नेचर के ना हो करके अपोजिट नेचर के हों। यहाँ पर क्या था, सेम नेचर, तो Q1 Q2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ग्रेटर देन 0 था, तो उस कंडीशन में तो ये हो गया। अब जरा इस कंडीशन में देखा जाए कि दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हों, व्हेन बोथ चार्जेस आर अपोजिट नेचर, दैट इज Q1 Q2 इज लेस देन 0, तब क्या होगा। सारा नोटेशन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, वही बिल्कुल उसी तरह से नोटेशन है जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। बस अंतर केवल इतना है कि इस बार जब ये अपोजिट नेचर के होंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसका मतलब F यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 along this direction and force on Q2 due to Q1 along this direction। तो आपने देखा कि ये दोनों अपोजिट में है। अगर ये दोनों अपोजिट में हैं तो इस सिचुएशन में जो फोर्स हम लोग निकालेंगे वो क्या होगा। अगर मैं F12 की बात करता हूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये मिलेगा, और अगर आप ध्यान दें तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इस R स्क्वायर को अब
R12 और इधर R12 इस तरह से लेंगे। तो देखा आपने यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे भी ऐसे लिखा। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि फोर्स का जो डायरेक्शन है और इस AB डिस्प्लेसमेंट वो दोनों डायरेक्शन सेम है, तो उसी डायरेक्शन में है, इसलिए ये हो जाएगा। अब अगर F21 को हम लोग लेते हैं तो बिल्कुल सिमिलर वे में आप देखोगे कि Q1 Q2 R21 होल स्क्वायर R21 ये मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें F21 का जो डायरेक्शन है वही R21 का डायरेक्शन है। तो ये दोनों फोर्सेस अब इस तरह से मिलेंगे। लेकिन अगर मैं R21 कैप को इसमें कन्वर्ट कर दूं तो ये माइनस होता है, ये आपको पता ही है। तो अगर इस फोर्स को F21 इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R21 की जगह R12 और इसको एक कर दें, इधर भी R12 ऐसे कर दें, तो देखिए यहाँ पर जैसे ही ये लिखेंगे माइनस साइन आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये वैल्यू पूरी की पूरी और ये वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12। यहाँ भी वही बात कि फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट में लग रहे हैं, यानी एक्शन रिएक्शन फोर्स है, या यूं कह लीजिए कि ये भी न्यूटन थर्ड्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर प्रॉब्लम कैसे दी जा सकती है। तो जैसे कहा जाए चार्ज Q1 जो है वो 2 माइक्रोकूलम चार्ज है और ये A पॉइंट पर है जिसका पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 5k है। इससे क्या मतलब निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है कि अगर A का पोजीशन वेक्टर ये दिया है तो इट मीन्स OA है, OA की वैल्यू दे दी गई, जिसे आप देखते हैं R1 से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। अब कहा जाए दूसरा चार्ज Q2 है जो कि 1 माइक्रोकूलम चार्ज है और फिर B पर वो प्लेस है जिसका पोजीशन वेक्टर 5i प्लस 12j प्लस 13k है। और कहा जाए कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं OB से। OB से आप देख रहे हैं यहाँ। अब ये OA पता हो गया और OB पता हो गया। अगर हमें फोर्स निकालना है तो इसके बीच का डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। तो अगर मैं AB इक्वल टू फाइंड करता हूँ तो ये आपको मिलेगा OB माइनस OA। इसका मतलब हुआ कि आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AB इक्वल टू मिलेगा 5 माइनस 3 2i प्लस 12 माइनस 4 8j एंड 13 माइनस 5 8k। इट इज AB और AB को हम लोग लिख सकते हैं R वेक्टर। अब यहाँ पर 1 2 लीजिए या 2 1, वैल्यू तो सेम होगी, केवल एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हम F वेक्टर ले लें और ये वैल्यू इसमें अप्लाई करना चाहें, यानी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ मुझे R कैप लेना होगा। R कैप का मतलब होता है कि इस पूरे का यूनिट वेक्टर फाइंड करना। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूनिट वेक्टर आप निकालेंगे। ये वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 पावर 9। ये हो गया 2 माइक्रोकूलम चार्ज यानी 2 इंटू 10 पावर -6
और इधर हो गया 1 माइक्रोकुलाम, तो यानी 1 इंटू 10⁻⁻⁶ और अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाए? तो देखिए, ये स्केलर फॉर्म में है। अगर आर वेक्टर का इस तरह से मॉड ले लें तो आपको मिलेगा यहाँ 4, 64 प्लस 64, तो देख रहे हैं ये 128 यानी आ जाएगा √132, और इसका स्क्वायर यहाँ कर देंगे तो ये आएगा 132 इंटू आर कैप इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। तो अब आप देखिए वेक्टर आर को कैसे लिख देंगे? 2i प्लस 8j प्लस 8k अपॉन मॉड ऑफ दिस यानी √132। ये आप सॉल्व कर लीजिए, जितनी वैल्यू ये आएगी दैट विल बी फोर्स, और फोर्स किस फॉर्म में आया? आई, जे और के फॉर्म में। इसका मतलब ये क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इस तरह से मैं वेक्टर से कैसे रिप्रेजेंट करूंगा ये मैंने आपको तरीका बताया, लेकिन ओवरऑल अगर आप शॉर्टकट में वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं फोर्स को, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि कहा जाए वेक्टर फॉर्म में फोर्स को रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4πε0k Q1 Q2 R, यहाँ ऐसे कर दीजिए स्क्वायर, और फिर यहाँ R कैप कर दीजिए। तो ये पूरा स्केलर अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब हुआ कि ये पूरा वेक्टर बदल गया। तो कई बार बोर्ड्स वगैरह में पूछा जाता है, तो आप ऐसे शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको आज कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने व्यूअर्स हैं वो लाइक करें और ढेर सारे लोगों में शेयर करें। थैंक यू।